Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Shafiq from Army Public School, Sabat. I'm your mathematics teacher for grade 7th. The textbook you are having in your homes, that is New Secondary Mathematics Course Book 2. Page number 4 to 12 will be discussed today. Chapter number 1, that is direct and inverse proportions. There are two sections in this chapter. The first section is about direct proportions and the latter part is the inverse proportions. First, we will discuss about direct proportions. So the topic for today is direct proportions. Introduction or the summary of the lesson is that after completing the lesson, the students will be able to know about direct proportions, forming the equation and graphical representation of direct proportions, and the application of direct proportions. जब हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो आप स्टूडेंट्स जो है आपको ये पता चल जाएगा कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के लिए, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थ्रू ग्राफ्स, और हमारे डेली लाइफ में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. व्हाट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शंस? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस वो प्रोपोर्शंस होते हैं जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप में होती है. द डिफिनीशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कैन बी like this, that direct proportion is the relationship between two quantities. When one quantity is increased or decreased, the second quantity will also will be increased or decreased at the same rate or value. For example, हम क्या लेते हैं? If you want to buy pencils and the cost of one pencil is 10 rupees, what will be the cost of 10 pencils? अब अगर हम इसको मतलब डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को, और हमने देखा भी है कि जब एक पेंसिल का जो प्राइस होता है या जो कॉस्ट हमें वो होता है दैट इज़ 10 रुपीज़. अगर हम अपने नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया हुआ है दैट इज़ दैट इफ़ वन पेंसिल कॉस्ट जो है वो आपके पास 10 रुपीज़ है तो 10 पेंसिल्स का ऑटोमेटिकली ये आपके पास जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. अब here the first quantity is the number of pencils and the second quantity is the amount in rupees. अब अगर वन पेंसिल आपको कितने का मिल रहा है? 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आपको 10 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो कितनी अदा करनी होगी? दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई 10. हमारे पास वही नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है हमने 10 लेने हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल के साथ, तो आपको उसकी जो प्राइस है या कॉस्ट है वो मालूम हो जाएगी. सो एज यू कैन सी व्हेन द नंबर ऑफ पेंसिल्स आर इंक्रीज, हमने देखा कि जब पेंसिल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ साथ द अमाउंट जो कि सेकंड क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. अब अगर सो वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि जो द नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है उसके कॉस्ट के साथ, या तो ये इंक्रीज़ होगा या आपके पास डिक्रीज़ होगा. अब नोट डाउन या मैथमेटिकली अगर हम कैसे इसको लिखेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ पेंसिल्स इज़ डायरेक्टली proportional to cost of the pencils. अब यहाँ पे जो ये साइन आपको नज़र आ रहा है, सही है, ये वाला साइन जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी साइन. हम इसको प्रोपोर्शनल के लिए इस्तेमाल करते हैं.
अब हम आगे जाते हैं और सपोज एक जो आपके पास आपके बुक में पेज नंबर 4 पे एक इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। उस इन्वेस्टिगेशन में आपसे क्या कह रहे हैं कि सपोज इफ़ वी बारो अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरी से एक बुक जो है वो बारो किया एंड आर लेट टू रिटर्न इट बैक। द लाइब्रेरी फाइन अस 15 rupees per day for each overdue book. The following table shows the fine of overdue book जो है वो आपके पास शो कर रहा है। अब अगर हम इस टेबल को ज़रा देख ले तो जो हम अगर अपने बुक की रिटर्निंग में मतलब लेट होते हैं, 1 डे लेट होते हैं, 2 डे लेट होते हैं, 3 डे हम लेट कर जाते हैं या 4 डे, इस तरह एंड सो ऑन, तो आपका जो फाइन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर 1 डे दैट इज 15 रुपीज़, फॉर सेकेंड डे इट इज़ 30 रुपीज़ एंड फॉर द थर्ड डे इट इज़ 45 रुपीज़, और इस तरह एंड सो ऑन। जब आप आगे जाते हैं तो आपके ऊपर जो फाइन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो नंबर ऑफ डेज़ है और जो फाइन है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में वेरिएबल के थ्रू। मतलब जो वन क्वांटिटी है वो आप एक वेरिएबल से और जो दूसरी जो क्वांटिटी है वो आप दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो फ्रॉम द टेबल अगर हम देखें तो फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट व्हेन द नंबर ऑफ डेज जो x हमने लिया हुआ है इज इंक्रीजिंग, जब वो इंक्रीज कर रहा है द फाइन y इज आल्सो इंक्रीजिंग। अब आप देखिए तो जो आपके पास डेज जो है वो बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपके पास जो फाइन है वो भी आपका बढ़ रहा है। अब एट द सेम रेट और वैल्यू विच इज़ 15 रुपीज़, अगर हम ये देखें तो आपके पास एक रेट है जिससे आपके पास वो उस वैल्यू में चेंज आ रही है, या तो वो इंक्रीज होगी या वो आपके पास डिक्रीज होगी। दस वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटीज, मतलब x जो नंबर ऑफ डेज हमने लिया हुआ है एंड y जो कि हमने फाइन लिया हुआ है इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू वन अनदर। अब हम ये कह सकते हैं कि y जो है वो x को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो आपके पास x इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ आपका जो y है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि द नंबर ऑफ डेज, जो कि नंबर ऑफ डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइन इन रुपीज़। इसको सिंप्लीफाइड हमने कैसे किया हुआ है कि नंबर ऑफ डेज को हमने x लिया हुआ है और फाइन जो है वो हमने रुपीज़ में लिया हुआ है जो कि वेरिएबल y से रिप्रेजेंट होता है। अब वो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम ये ले सकते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे एक बात जो है वो आप ज़रा नोट डाउन कर ले कि इफ़ द नंबर ऑफ डेज x is double the fine y is double। अब अगर देखिए यहाँ पे हम देखिए नंबर ऑफ डेज जो है आपके पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब जब हम उसको 1 से 2 करते हैं, 2 से 4 करते हैं, 4 से 8 करते हैं, मतलब वो जो दिन है वो आपके पास डबल हो रहा है। तो उसके साथ साथ आपका जो फाइन है वो भी डबल हो रहा है, फ्रॉम 15 to 30, 30 to 60, 62 आपका 120 पे जा रहा है। सही है। सो दैट मीन्स कि जो आपके पास x डबल हो रहा है तो उसके साथ साथ y भी आपका डबल हो रहा है। अब अगर इसको हम ट्रिपल कर ले, इफ़ द नंबर ऑफ डेज x, मतलब x जो है वो आपके पास ट्रिपल हो गया, मतलब 1 से 3 हो गया, 3 से जो है 6 हो गया, 6 से जो है 9 हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू है वो भी आपका कितना हो रहा है, ट्रिपल्ड हो रहा है। मतलब 3 गुना ज़्यादा जो है वो आपको वैल्यू दे रही है। सिमिलरली अगर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मतलब जब हम क्या करते हैं x की वैल्यू को डबल या ट्रिपल करते हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है, दैट्स तो आपके पास जो y है वो भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें,
इसी नंबर ऑफ डेज को हम आधा कर लें, हॉल कर लें, सही है। तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो भी आपके पास हॉल हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। अब देखिए सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 6 ओके, सो यहाँ पे अगर आप 6 को देखें, सही है, द वैल्यू फॉर द 6 डे इज 90, सही है। आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, दैट इज 90। अब अगर हम 6 को हाफ कर लें, मतलब इसको हाफ करते हैं, तो दैट इज 3, सही है। और इसी तरह आपके पास जो y की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है। सो 90 यहाँ पे था, यहाँ पे आपके पास 45 बन जाएगा। नाउ okay, so let the find y is directly proportional to the number of days x is showed in the table में अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ डेज को हमने वेरिएबल x से डिनोट किया है और फाइंड को हमने y से डिनोट किया है। वही सेम टू सेम टेबल है, 1 2 3 4 5 6 डेज जो है वो आपके पास आ रही है, x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, सही है। फॉर द फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, सही है। और इसी तरह आपके पास जो फाइंड है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे एक चीज जो है बड़ा कांस्टेंट जा रहा है, दैट इज द रेट, मतलब y डिवाइडेड बाई x, y डिवाइडेड बाई x। इस y की वैल्यू को अगर हम x से डिवाइड करते हैं, सही है, 15 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास क्या आ रहा है, 15। नाउ 30 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपके पास 15 आ रहा है। इसी तरह 45 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो दैट इज 15। सिमिलरली फॉर द होल वैल्यूज, जो भी हम वैल्यूज लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो रेट है दैट इज कांस्टेंट। आपके पास क्या है, y डिवाइडेड बाय x की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट जो है वो आपके पास आ रही है, सही है। अब ये रेट है क्या चीज़, और ये प्रोपोर्शनल में कैसे इस्तेमाल हम इसको करते हैं। तो रेट इज़ द वैल्यू, वो वैल्यू होती है जिससे आपके पास या तो एक चीज़ या क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या उसी वैल्यू से जो है वो डिक्रीज हो रही है, सही है। नाउ अब फ्रॉम द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट द रेट y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 15, सही है, मतलब 15 सारी वैल्यू जो है एक ही आ रही है, सो दैट इज कांस्टेंट, मतलब वो सेम टू सेम है। एंड इट मीन्स दैट द प्रोपोर्शनलिटी इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट रेट, या वैल्यू जो है उससे हो रही है, मतलब या तो इंक्रीज आ रहा है या उससे डिक्रीज आ रहा है, लेकिन जो रेट है वो आपके पास कांस्टेंट होगा। नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे कि फाइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फाइंड को मैंने y कहा है, सही है, और x को मैंने नंबर ऑफ डेज कहा है, सही है। तो नंबर ऑफ डेज इज x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है, सही। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम इक्वल के साथ क्या लगाते हैं, एक वेरिएबल लगाते हैं, सही है। उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने k लगाया है, सही है, विच इज नोन ऑल ओवर द वर्ड, सही है। जब भी आप k लगाएंगे सो लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आप k की बजाय कोई और वेरिएबल भी लगा सकते हैं, जैसे a b c d e f g, सही है, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, सही है। लेकिन k मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दिस इज नॉन टू everyone, सही। अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, k को अकेला छोड़ दे, x नीचे आ जाएगा यहाँ पे, सही है। तो y डिवाइडेड बाय x एंड y डिवाइडेड बाय x इज योर रेट, सही है, वो आपके पास रेट है जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि y डिवाइडेड बाय x इज k एंड दैट इज योर रेट। तो जब भी आप प्रोपोर्शनल रेट मालूम करेंगे सो दैट विल बी y डिवाइडेड बाय x। ओके, सो फ्रॉम द अबाव ऊपर से हम ये
कंक्लूड करते हैं कि y2 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय x1। x2 y2 y1 ये कहाँ से आ गया? सही है, तो हम ये इधर से जो टेबल है इधर से ले सकते हैं। सही है, मतलब आप कोई भी वैल्यू जो है x के लिए ले ले, उसमें से x1 कह दे। सही है कि सपोज ये वाला जो वो है वो मैं ले रहा हूँ। सही है, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, सॉरी दिस इज़ y1। अब ये आपके पास x2 ये 4 वाला बन गया। सही है, और इसी तरह आपके पास दिस इज़ योर y2। अब x1 सॉरी y1 डिवाइडेड बाय x1 को हम करते हैं तो इससे क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। सिमिलरली y2 डिवाइडेड बाय x2 उससे क्या आ रहा है? दैट इज़ 15। सो दैट मीन्स कि 15 इज़ इक्वल टू 15। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप y2 डिवाइड बाय x2 इज़ इक्वल टू y1 डिवाइड बाय x1 लिखते, क्योंकि बोथ द साइड्स आर इक्वल और उससे सेम टू सेम वैल्यू जो है वो आ रही है। सही है, वी विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। हम ये वाला इक्वेशन जो है यूज़ करेंगे फॉर आवर सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग से क्या बनेगा? x2 डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय y1। सही है, तो मतलब आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस में। सही है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन कोई क्वांटिटीज़ होती है तो हम ये दोनों इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट इक्वेशंस टू बी यूज्ड टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। सही है, नाउ आगे जाते हैं और एक एग्जांपल कर लेते हैं। वर्क एग्जांपल 1 कर लेते हैं। सही है, वर्क एग्जांपल 1 में जो है आपके पास वो कह रहे हैं कि इफ़ 6 kg ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट $27, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ बिस्किट्स। हमने क्या करना है कि 6 kg ऑफ बिस्किट्स के लिए उसने एक प्राइस दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट करना है फॉर 13 kg। सही है, अब 13 kg के लिए जो है उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। देयर आर 2 मेथड्स, हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि देखिए 6 kg का अगर 27 है तो लाजमी बात है कि आपके पास जो 13 kg के लिए जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। सही है, नाउ so 6 kg of biscuits that cost you $27 and the cost of 13 kg of biscuit जो है वो हमने मालूम करनी है। now the first method जो हम यूज़ करेंगे that is unitary method। सही है, अब unitary method क्या होता है कि हम एक यूनिट के लिए या एक जो वो है 1 kg के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई इट जितना हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। सही है, अब फर्स्ट वी नो दैट द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बिस्किट्स। हमारे पास तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जो एक मास हम जब बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। सही है, नाउ मेथड 1 यूनिटरी मेथड बड़ा ही आसान मेथड है। सही है, 6 kg ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट $27, आपके पास वो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। हम 6 kg से 1 kg कैसे बनाएंगे? डिवाइड बोथ साइड्स विद 6। इसको भी 6 से डिवाइड कर ले, उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 6 तो वो 1 आ जाएगा। 1 kg ऑफ बिस्किट दैट कॉस्ट यू $27 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। नाउ दिस इज द प्राइस फॉर 1 kg। नाउ मल्टीप्लाइड जितना आपको रिक्वायर्ड है, मतलब 13 है, 14, 15, 16, 100 है, व्हाटएवर। सही है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। मतलब यहाँ पे 13 kg ऑफ बिस्किट्स के लिए मालूम करना है तो मल्टीप्लाई इट विद 13। सो यू विल गेट $58.50 जो है वो आपकी 13 kg ऑफ बिस्किट्स के लिए कॉस्ट आ जाएगा। सही है, okay, now so the work example 1 was solved by unitary method। अब हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी मेथड या प्रोपोर्शन मेथड। सही है, उससे हम ट्राई आउट करते हैं कि उससे ये क्वेश्चन कैसे होता है। नाउ वही जो आपके पास इंफॉर्मेशन या जो कंडीशन है आपके पास मौजूद है। इफ़ 6 kg ऑफ बिस्किट्स, सही है, कॉस्ट $27, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 13 kg
ऑफ बिस्किट्स। सही है। अब सिंपल सी बात है, जब हम मेथड 2 प्रोपोर्शनलिटी मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमने तो ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ा है। सही है। वो इक्वेशन क्या था? एज वी नो फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शन दैट इज y2 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई x1। सही है। ये इक्वेशन मैंने आपको कहा था कि नोट डाउन कर ले, क्योंकि यू विल बी यूजिंग सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सही है। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की बात करते हैं या उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी योर y2, y1, x2, x1 ये आपके क्या होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम मास लेते हैं, मास को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी कॉस्ट को दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। अगर आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप मास को x से करते हैं और कॉस्ट को y से करते हैं, या आप मास को y से करते हैं और कॉस्ट को x से करते हैं, दैट डजंट मैटर। सही है। वो मैटर नहीं करता। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर आपने पहले वाले मास को x से रिप्रेजेंट किया तो दूसरे वाले मास को भी x से ही रिप्रेजेंट करना है। सही है। सिमिलरली फॉर द कॉस्ट, कॉस्ट को अगर हमने y से रिप्रेजेंट किया तो दूसरे वाले कॉस्ट को भी हमने क्या करना है? y से ही रिप्रेजेंट करना है। सही है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें वेयर मास ऑफ द बिस्किट्स इज टेकन एज x, हमने क्या किया हुआ है कि मास ऑफ द बिस्किट्स जो है वो हमने x से रिप्रेजेंट किया है। मतलब 6 kg इज योर x1 and 13 kg is your x2। सही है। Similarly the cost of the biscuits are taken in y variables। तो हमने क्या किया हुआ, जो कॉस्ट है उसको y से रिप्रेजेंट किया है। मतलब कॉस्ट ऑफ द 6 kg ऑफ बिस्किट इज दैट इज $27। तो हमने जो दूसरी कॉस्ट मालूम करनी है दैट इज y2। अब सिंपल सी बात है, y2 हमने मालूम करना है। सही है। y2 मालूम करना है और बाकी की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ करते हैं। y2 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू y1 क्या है? दैट इज 27 x1 क्या है? दैट इज 6 kg। तो हमने पुटिंग द वैल्यूज़ कर ली। अब इसको मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है। y2 को अकेला छोड़ दे, 13 जो है वो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। नाउ इसको कैसे करते हैं? y2 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13। तो when you solve this equation you will get 58.50, that is your answer for 13 kg of biscuits। सही है। क्योंकि y2 को मैंने क्या कहा हुआ था? the cost of 13 kg, कॉस्ट मालूम करनी थी किसके लिए? 13 kg के लिए हमने मालूम करनी थी। सही है। so that is 58.50 which is the same as we did in the unitary method। और इस वाले मेथड में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। नाउ दैट्स अप टू यू कि अगर आप कौन सा जो मेथड है वो फॉलो करते हैं और कौन से प्रोसीजर से जो है आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सही है। दोनों मेथड्स बड़े ही आसान है, दोनों मेथड सीख ले। दोनों मेथड्स जो है अगर एक आपसे भूल जाता है तो दूसरा आपको याद होगा। सही है। यू कैन डू एंड यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय 2 मेथड्स। सही है। नाउ अब प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 6 पे 2 क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है। द फर्स्ट ए पार्ट जो है वो हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे एंड द सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है बी पार्ट जो है वो हम प्रोपोर्शंस मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम दोनों मेथड्स को कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, सही है, प्रैक्टिस नाउ 1 की जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इफ 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट 2.10, सही है, डॉलर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है। जब आपके पास 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स है तो उसके लिए कॉस्ट ये है। जब आपके पास ये बढ़ेगा, ये क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है, सो सिमिलरली आपके पास जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। सही है।
द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस इट लेटर। सही है। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मालूम करना क्या है, तो 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स के लिए उसका कॉस्ट मालूम करना है। तो यूनिटरी मेथड से करते हैं। सही है। यूनिटरी मेथड हमारे पास क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ द स्वीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द स्वीट। यूनिटरी मेथड में ये है कि हमने 1 ग्राम के लिए क्या मालूम करना है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है, जितना कॉस्ट वो बनता है। यूनिटरी मेथड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट $2.10। सही है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। नाउ हम 50 ग्राम से 1 ग्राम कैसे बनाएंगे, 1 यूनिट कैसे उसको करेंगे, तो 50 को दोनों साइडों से डिवाइड कर ले। सही है। अब 50 से इसको डिवाइड कर ले, 50 को इससे डिवाइड कर ले। सही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 50 दैट इज़ 1 ग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट कितना, इसको भी हमने 50 से डिवाइड किया है। सही है। अब दिस इज द कॉस्ट फॉर 1 ग्राम ऑफ स्वीट्स। सही है। 1 ग्राम ऑफ स्वीट्स का जो कॉस्ट है वो इतना आ गया। सही है। नाउ जितना आपके पास वो मौजूद है 380 ग्राम के लिए मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई कर ले जस्ट। सही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो द कॉस्ट फॉर 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स इज दैट इज $15.96। आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लेकिन जो सेकंड पार्ट में आपसे कहते हैं कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। अब हमने क्या करना है, जो सेंट्स आ रहे हैं इसको नियरेस्ट 5 में करना है। सही है। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो 15 दैट इज़ योर डॉलर्स और ये 96 जो है ये आपके पास सेंट्स है। सही है। मतलब $1 में जो है वो हमारे पास 100 सेंट्स होते हैं। अब 96 किसके करीब है, मतलब 95 के करीब है और इट इज़ नियर टू 100, तो ऑब्वियसली इट इज़ नियर टू 95। तो दैट इज़ हम क्या करेंगे, 15.95 टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स में जब हम करते हैं, सो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ अब द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज 3/4 of a piece of metal has a mass of 15 kg. What is the mass of 2/5 of the piece of metal? सिंपल सी बात है। सही है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले कि 3/4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल क्या होता है। यहाँ पे हमने एक बार ले लिया, एक पीस ऑफ मेटल जो है हमने ले लिया और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उसमें से 3 पार्ट्स जब हम लेते हैं, 1 2 3, जब हम 3 पार्ट्स लेते हैं, सही है, तो इस लेंथ का मतलब इस लेंथ का जो आपके पास मास है वो कितना आ रहा है, 15 kg जो है वो आपके पास आ रहा है। 1 2 3 आउट ऑफ 4 इतना लेंथ जो है उसकी जो मास है वो इतनी आ रही है। अब आपसे कहते हैं कि 2/5 ऑफ द पीस, अगर यही बार है, यही मेटल है, इसी साइज़ का, सही है, लेकिन हमने इसको 5 में डिवाइड किया, मतलब 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया और हमने इसमें 2/5 हिस्सा मतलब इतना लेंथ लिया। सही है। तो अब इस लेंथ के लिए हमने मालूम करना क्या है, उसकी जो मास है वो मालूम करनी है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3/4 जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा है। सही है। जब 2/5 तो इसका क्या है, लेंथ जो है वो आपके पास कम है तो इसका मास जो है वो लाजमी बात है वो कम आएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसको हम प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने यूनिटरी मेथड से किया, इस वाले को हम उससे ट्राई करते हैं, प्रोपोर्शनल मेथड से सॉल्व करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी मेथड जो है वो उसमें तो हमारे पास इक्वेशन यूज़ होता है एंड द इक्वेशन इज़ कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, y2 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय x1। अब ये सारी चीज़ें तो हमारे पास मालूम है क्योंकि अब देखिए 3/4 ओके, यहाँ पे 3/4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास ऑफ 15 kg। व्हाट इज़ द मास ऑफ, यहाँ पे 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल हमने मालूम करना है। सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक
क्वांटिटी को हमने x से रिप्रेजेंट करना है और दूसरी क्वांटिटी को हमने y से रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं अपना जो लेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, x से, सही है। मतलब द फर्स्ट लेंथ इज योर x1 और जो दूसरी लेंथ है दैट इज योर x2। सिमिलरली मास को हमने किससे लिया हुआ है, इन वेरिएबल y से हमने इसको डिनोट किया हुआ है, सही है, दैट इज योर y। नाउ तो दिस इज y1 एंड दैट जो अननोन है दैट इज योर y2। सिंपल सी बात है, इसको पुटिंग द वैल्यूज कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज में हमारे पास y2 डिवाइडेड बाई x2 जो है वो आपके पास 2/5 है इज इक्वल टू दैट इज y1 15 डिवाइडेड बाई x1 दैट इज 3/4, सही है, 3/4 आपके पास मौजूद है। हमने क्या करना है कि y2 को अकेला छोड़ना है। y2 को जब हम अकेला छोड़ते हैं तो 2/5 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। y2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3/4 मल्टीप्लाई विद 2/5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट, आप क्या वो आप मालूम कर लेंगे, y2 जो है वो आपके पास 8 kg जो है वो आपके पास आ जाएगा, सही है। एंड दैट इज द वैल्यू फॉर द कॉस्ट, सही है, सॉरी, फॉर द मास ऑफ 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। जो दूसरे 2/5 की लेंथ के लिए जो मास है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 8 kg, सही है। नाउ both the unitary method and proportional method are very easy, सही है। आपको जो आसान लगता है, आपको जो पसंद है, सही है, आपको जिस प्रोसीजर से जाना है, सही है, गो एंड ट्राई आउट दीज मेथड्स, सही है, टू सॉल्व योर डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन जितने भी है वो आप इससे ट्राई आउट कर सकते हैं। नाउ यू विल ट्राई इन योर होम, सही है, आप अपनी क्वेश्चंस को जो है ये वाले क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1A से जो है वो आप ट्राई आउट कर लेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 पे मौजूद है, सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर वेरी सिमिलर टू दोज questions which are done in practice now 1 and in example 1, सही है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, इफ यू गेट एनी इशू, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, सही है, तो यू कैन कंटैक्ट मी, आप मुझे बता सकते हैं एंड देन आई विल रिस्पॉन्स, और मैं जो है उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा, सही है। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।